नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, ये हमारा चैप्टर चल रहा है और हम लोगों ने इस कोशिका के भाग का एक सेशन पढ़ लिया है। आज हम लोग कोशिका के भाग का सेकंड पार्ट ले रहे हैं और इसमें हम देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ा था। अब ये कोशिका द्रव्य के बारे में समझने के लिए पहले हम बुक खोलते हैं और फिर थोड़े नोट्स की हेल्प से उसको और आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो टाइम है बुक खोलने का, खोलते हैं अपनी बुक। बच्चों, हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में, जैसा आप जानते हैं, हम लोगों ने बात करी थी कोशिका झिल्ली के बारे में। और ये जो कोशिका झिल्ली होती है, ये हमने देखा था ये कैसे जो आसपास का उसका एनवायरनमेंट होता है किसी कोशिका का, उससे एक सेपरेट करके रखती है और ये एक उसको शेप भी देती है, एक आकृति भी देती है। अब जो कोशिका द्रव्य होता है, ये एक कोशिका में के अंदर, जब हमने ये देखा था ना कोशिका झिल्ली के बारे में, है ना। ये जो कोशिका झिल्ली के अंदर एक हमें जेली जैसा पदार्थ मिलता है और उसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्लियर हुआ? और ये जो होता है, आप जैसे इसमें देखिए, ये मार्क भी कर लीजिए कि ये एक जेली जैसा पदार्थ होता है। क्लियर हुआ? ये मार्क कर लीजिए आप लोग। और ये जो पदार्थ होता है, ये कोशिका झिल्ली और जो हम कह रहे हैं केंद्रक, ये इनके बीच में पाया जाता है। तो यहाँ पे ये आप हम जो ये ऊपर पिक्चर है, इसकी हेल्प से हम समझ पा रहे हैं कि कैसे ये जो हमने पढ़ा था, ये कोशिका झिल्ली है और ये हमारा क्या है, केंद्रक है सेंटर में। और इन दोनों के बीच में जो एक जेली जैसा द्रव्य है या जेली जैसा जो पदार्थ है, उसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। और कोशिका के अन्य संघटक या अगर जिनको हम कहते हैं कोशिकांग, जिसको आप लोगों ने नाम पहले भी पढ़े होंगे, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, गोल्जी बॉडीज आ जाता है, आपका राइबोसोम आ जाता है, ये सब कोशिका द्रव्य के में जो कोशिका द्रव्य भरा हुआ है उसमें ये सारे हमें कोशिकांग मिलते हैं। और इनका ये जो हम जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं, हम गोल्जी काय की बात कर रहे हैं, हम राइबोसोम की, और भी आपको बहुत मिलेंगे। इसमें हमारे आते हैं प्लास्टिड्स आते हैं, जब अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो इनका जो डिटेल है वो नेचुरल है कि हम अभी इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, जहाँ हमारे और सीनियर क्लासेस में उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा आता है केंद्रक। केंद्रक देखिए, ये हमारा, हमने देखिए ये तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बारे में समझना है, तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, और जो ये सेंटर में है इसको हम कहते हैं केंद्रक। केंद्रक का अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संघटक होता है अगर हम जब कोशिका की बात करते हैं। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि इसका आकार कैसा होता है, ये गोल, जनरली ये गोलाकार होता है। और ये जो हमारी कोशिका है, इसके बिल्कुल सेंटर में हमें एक ये मिलता है। और इसको हम, अगर हमारे पास माइक्रोस्कोप है तो इसको हम आसानी से देख सकते हैं केंद्रक को। और ये जो केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है और इसे हम कहते हैं केंद्रक झिल्ली। तो देखिए, ये जो झिल्लियां हैं या अगर हम कहें जो मेम्ब्रेन है, ये हमें एक पार्ट से दूसरे पार्ट को सेपरेट करने में हेल्पफुल होती है। तो ये यहाँ देख रहे हैं कोशिका झिल्ली है, ये हमारा कोशिका द्रव्य है, हम इसको कह रहे हैं केंद्रक। तो ये कैसे हम कह रहे हैं केंद्रक, क्योंकि ये जो केंद्रक का पार्ट है, ये अगेन एक झिल्ली से एक कहें एक एम्बेडेड है और इसको हम कहते हैं केंद्रक झिल्ली। क्लियर हुआ? केंद्रक का जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो होगी केंद्रक झिल्ली, या इसको हम कहते हैं केंद्र का वर्ण। ठीक है? और ये भी जैसे हमने कोशिका झिल्ली का पढ़ा था, तो ये झिल्ली भी जो है वो सरंध्र मीन्स वो पोरस होती है। और ये कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों का जो हमारा उनका एक आवागमन चल रहा है, इसको कंट्रोल करती है। तो अगर जहां आप झिल्ली वर्ड पढ़ें और जहां आप ये देखें कि वो एक पोरस है, संरंध्र है,
तो उसमें आप समझ लीजिए कि ये हमेशा क्या अंदर आएगा क्या बाहर जाएगा इसको वो नियंत्रित करती है। और सेम हमने कोशिका झिल्ली के बारे में भी इससे पहले वाले सेशन में पढ़ा था। और अगर हम एक हाई रेजोल्यूशन उसके के ये जो उच्च आवर्धन वाले जो सूक्ष्मदर्शी हैं, इनको अगर हम ध्यान से जब हम केंद्रक को और ज्यादा स्टडी करते हैं तो ये हमें एक छोटी सघन संरचना के रूप में दिखाई देता है। और इसके अंदर हमें एक और रचना देखने को मिलती है, वो होती है केंद्रिका। इंग्लिश में इसको न्यूक्लियोलस भी बोलते हैं। तो ये इंग्लिश नेम है और हिंदी में हम इसे केंद्रिका कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में हमें एक धागे जैसी संरचनाएं देखने को मिलती हैं जिनको हम कहते हैं क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम है या हम इनको गुणसूत्र भी बोलते हैं। तो ये हमारे जो हैं तो ये जो पार्ट है ये हमें न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलते हैं। और ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये जीन धारक होते हैं। और जो जीन होता है वो हमारे अनुवांशिक जो गुण होते हैं, ये जो अनुवांशिक जो लक्षण है उनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाता है। मीन्स जैसा हम कहते हैं कि आपका जो बच्चे होते हैं वो किसी ना किसी रूप में अपने माता पिता से समानता उनकी होती है। कहीं उनका बालों का रंग होता है, उनका स्किन कलर होता है, उनकी आंखों का रंग होता है, उनके नाक की शेप होती है। क्या हम एकदम जैसे देखते हैं हम कहते हैं अरे ये आपकी जो आंख का कलर है वो आपकी मम्मी से मैच करता है, आपके बालों का रंग आपके पापा से मैच करता है। तो ये जो हमारे जो सेम कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं वो जीन की हेल्प से होते हैं। और याद रखिएगा ये मैं आपको नोट्स में भी बताऊंगी पॉइंट्स के हेल्प से कि जीन जो होते हैं वो क्रोमोसोम पर होते हैं और क्रोमोसोम हमें न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। ये पूरी सीरीज आपको थोड़ा सा याद रखनी पड़ेगी। और ये जो गुणसूत्र होते हैं ये कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। तो ये मीन्स गुणसूत्र मीन्स जो क्रोमोसोम होते हैं, तो जब हमारा ये कोशिका विभाजन का प्रोसेस चल रहा होता है तभी ये हमें दिखाई देते हैं। और ये अभी जीन का हम थोड़ा डिटेल में अभी बाद में थोड़ी देर में देखते हैं। पहले और इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं कि जो हमारे जो अनुवांशिक गुण हैं, जो एक वंश से दूसरे वंश में जो गुण जो जाते हैं, जो गुण जाते हैं उनको हम अनुवांशिक गुण बोलते हैं। इनके अतिरिक्त केंद्रक कोशिका में के क्रियाकलापों का भी नियंत्रण करता है। तो मीन्स आपका जो केंद्रक है वो एक तो अनुवांशिक गुण को पास करने में उसमें हेल्पफुल होता है और इसमें जो कोशिका के और जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उनका भी नियंत्रण करता है। क्योंकि कोशिका के अंदर हमारे जो हमने अभी पढ़ा था कोशिकांग होते हैं। और वो जो डिफरेंट कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम्स डिफरेंट जो होते हैं उन सबका अपना अपना भी एक फंक्शन चलता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमें एनर्जी एक प्रोड्यूस करने में एक हेल्पफुल होता है। और डिफरेंट आप पढ़ेंगे तो हर किसी का अपना एक फंक्शन होता है उन सबको भी कंट्रोल करने के लिए। ये हमारा जो ये जो न्यूक्लियस है केंद्रक है ये एक उन सब चीजों को कंट्रोल करता है। फिर जो हमारी अगर हम जो सजीव कोशिका की बात कर रहे हैं तो सजीव कोशिका के समग्र संघटक को जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है। और इसमें अब आप देख रहे हैं ये एक और नया वर्ड आ रहा है आपके आगे, जीव द्रव्य। और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो ये जो है प्रोटोप्लाज्म बात कर रहे हैं या जीव द्रव्य की बात कर रहे हैं, इसको अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ है हम कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य इन दोनों को मिला के जो एक वर्ड यूज करते हैं वो होता है प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। तो इसमें याद रखिएगा कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों इंक्लूडेड होते हैं। और जो जीव द्रव्य होता है वो जीवित पदार्थ कहलाता है। क्लियर हुआ? तो अब हम थोड़ा सा आगे चलने से पहले हम पहले जीन के बारे में समझ लेते हैं।
तो ये जो जीन है ये किसी भी सजीव में ये आनुवांशिक इकाई है। मींस जीन हमारे कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करता है और ये जनक से संतति को आनुवांशिक लक्षण के स्थानांतरण का नियंत्रण करता है। तो जो मैंने आपको बताया था ये एक सिंपल लैंग्वेज में बताया था और इसको आप ये लाइन आपको जरा सा याद रखनी पड़ेगी कि जनक से मीन्स पेरेंट से संतति मीन्स आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें जो आनुवांशिक लक्षण का जो ट्रांसफर हो रहा है उसको वो नियंत्रण करता है। तो इसलिए क्या होता है कि आपके अंदर जो थोड़े गुण पाए जाते हैं वो आपके माता पिता से ही स्थानांतरित होते हैं। तो और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर आपके मतलब जो आपके माता पिता का डिफरेंट जो करेक्टर्स हैं, चाहे बालों का रंग, चाहे आंखों का रंग, चाहे आपका कान का स्ट्रक्चर, नाक का स्ट्रक्चर, ये सब जीन के थ्रू ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को वो पास डाउन होते हैं। फिर हम लोग एक और चीज आके देखते हैं कि ये जब हम हर जगह हम लोग एक बात कर रहे हैं कि एक झिल्ली है, चाहे हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हो, केंद्रक की बात कर रहे हो या हम कोशिका की बात कर रहे हो, तो झिल्ली के अकॉर्डिंग हम अपने सेल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के रूप में। तो जीवाणु कोशिका का केंद्रक बहुकोशिक जीवों के केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होता है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि जो जीवाणु जो होते हैं उनमें जो केंद्रक पाया जाता है, तो हमने अभी अपनी जब केंद्रक का पढ़ रहे थे वो सेंटर में होता है, उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है जिसको हम केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। तो लेकिन जब हम जीवाणु की बात करते हैं और जीवाणु को हमने एक लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का एक माना हुआ है, हम उसको काफी कुछ लिविंग मानते हैं, तो इसमें जो इनका जो केंद्रक होता है इसमें क्या होता है, जो केंद्रक की जो झिल्ली होती है वो अनुपस्थित होती है, आपकी झिल्ली उसमें प्रेजेंट नहीं होती। और ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है उसको हम प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। और इस प्रकार के जो ऑर्गेनिज होते हैं इनको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। तो प्रोकैरियोट्स मींस जो आपका जो एक केंद्रक जो है वो वो प्रेजेंट है लेकिन बिना झिल्ली के है। और उसके साथ साथ क्या है कि आपका जो हमने केंद्रक के अंदर जो हमने एक ये क्रोमोसोम्स की बात करी थी, हमने जीन्स की बात करी थी, ये उसमें प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो सब खुले उसमें आपके कहीं जो आपका ये जो यहाँ ये मैं आपको पहले दिखाना चाहती हूँ, ये जो कोशिका द्रव्य में ये ऐसी ही फैले रहते हैं क्योंकि ये झिल्ली से प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं। मैं आपको पिक्चर की हेल्प से भी और समझाऊंगी अभी। तो ये और दूसरा आ जाता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जो होते हैं उसमें क्या होता है, ये झिल्ली उपस्थित होती है। तो और जो आपकी जो कोशिकाएं हैं और उसके अंदर चाहे कोशिकांग है सब एक झिल्ली से प्रोटेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे है ये जो इस प्रकार की जो हम सेल्स होते हैं, चाहे हम प्याज की झिल्ली ले लें या हमने जैसे पहले देखा था गाल की कोशिकाओं का देखें, तो इसमें इन कोशिकाओं जैसी गाल की कोशिकाओं जैसी कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। तो जहां ये एक झिल्ली युक्त हमें केंद्रक पाया जाता है इनको हम यूकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। और इस प्रकार के जो जीव होते हैं जिनमें एक झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है उनको हम यूकैरियोट्स कहलाते हैं या हम उनको उस नाम से जानते हैं। सो यहाँ अब हमने देखा कि कैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो टाइप के आपकी कोशिका होती है। और अब जब हमने प्याज की झिल्ली का एक हमने जब एनालिसिस किया था तो हमने एक चीज और देखी थी कि कोशिका द्रव्य के बीच हमें एक बहुत बड़ा एक खाली स्थान मिला था। और ये जो खाली स्थान होता है ये होता है रिक्तिका और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं वैक्यूम।
और ये जो होता है वैक्यूल, ये अगर हमने जो अपनी गाल की कोशिका का देखा था, उसमें हमें मिला तो था लेकिन बहुत छोटे साइज का, लेकिन प्याज की झिल्ली में ये बड़ा पाया जाता है। तो सॉरी, प्याज की जो हमने स्लाइड बनाई थी, तो इसमें हम ये देखते हैं, प्याज की जो हमने स्लाइड बनाई थी वो हो गया पादप कोशिका, और जो हमने गाल की स्लाइड बनाई थी वो हो गई जंतु कोशिका। तो इसका अर्थ हुआ, जो जंतु कोशिका होती है उसमें रिक्तिका पाई जाती है बड़े साइज में, और जो जंतु कोशिका होती है इसमें रिक्तिका जो होती है वो मिलती है लेकिन बहुत छोटे साइज में। तो ये हम आपका नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम पादप और जंतु कोशिका का कंपैरिजन करेंगे कि किसमें क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है। तो ये हम इसको और तब डिटेल में देखेंगे। दूसरी चीज है कि अगर हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, हम एक पादप कोशिका की बात कर रहे हैं, उसमें एक और चीज मिलती है, वो होती है प्लास्टिड। और ये विभिन्न रंगों के होते हैं, और इनमें से कुछ में क्या होता है, हरा रंजक उपस्थित होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। तो यहाँ पर आप देखें तो ये जो आपको छोटे छोटे ग्रीन से डॉट्स देखने को मिल रहे हैं, ये हो गए आपके प्लास्टिड। और प्लास्टिड में अगर ग्रीन कलर प्रेजेंट है तो उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। और ये हम जानते हैं कि प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और हरे रंग के प्लास्टिड को हम क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहते हैं, और वे पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे हम ये पहले भी देख चुके कि पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल क्या होता है, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। तो प्लांट सेल की अगर हम बात करें, पादप कोशिका की बात करें, तो हमें उसमें रिक्तिका मिल रही है, उसमें प्लास्टिड्स मिल रहे हैं, और प्लास्टिड में अगर वो ये आपके क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक प्रेजेंट है तो वो पत्तियों को हरा रंग दे रहे हैं, और इससे हम ये क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस के कारण ही प्लांट्स जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसको करने में सक्षम होते हैं। सो बच्चों, आज जो पढ़ाई इसको मैं थोड़ा अब आपके नोट्स की हेल्प से एक बार और रिवाइज करते हैं। जो कोशिका द्रव्य देखा था, तो जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका के झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। विभिन्न कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काई, राइबोसोम इत्यादि कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा था कोशिका द्रव्य के बारे में। और यहाँ देखिए, ये जो आपका जो है, हम दो सेल हैं, लेकिन ये आपका, अब आप देखिए, बड़ा एक रिक्तिका देखकर समझ गए होंगे ये प्लांट सेल की रचना है। और जहां पे ये रिक्तिका आपको छोटे साइज की मिल रही है, इसका अर्थ है ये जंतु कोशिका है। अब हम केंद्रक के जो हमने पढ़ा था इसको थोड़ा पॉइंट्स में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सजीव कोशिका का महत्वपूर्ण संघटक कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। कोशिका द्रव्य से केंद्रक झिल्ली द्वारा अलग रहता है। केंद्रक झिल्ली सरंध्र होती है। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के जो आवागमन होता है उसको वो कंट्रोल करती है। और केंद्रक अनुवांशिक गुणों तथा कोशिका के क्रियाकलापों का नियंत्रण करते हैं। केंद्रक में केंद्रिका, न्यूक्लियोलस तथा क्रोमोसोम, जिनको हम गुणसूत्र बोलते हैं, ये उपस्थित होते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़े से नोट्स रूप में केंद्रक के बारे में बता दिया है। तो फिर हम लोग आगे देखते हैं क्रोमोसोम का। तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, और ये जीन के धारक होते हैं तथा अनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में वो ट्रांसफर करते हैं। और ये क्रोमोसोम हमें कब विजिबल होते हैं, जब कोशिका विभाजन हो रहा होता है। जीन का देखते हैं, तो जीन सजीव में अनुवांशिक की इकाई है। ये जनक से संतति को अनुवांशिक लक्षण के ट्रांसफर को वो एक कंट्रोल करते हैं। प्रोटोप्लास्ट या जीव द्रव्य की बात करें तो ये सजीव कोशिका के समग्र संघटक को जीव द्रव्य कहा जाता है। इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं। जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ माना जाता है। तो यहाँ हमने देखिए जितना एक
हमने पॉइंट्स पढ़े थे, उनको मैंने अलग अलग टॉपिक में आपको नोट्स रूप में दिया है, तो आप इसको ये पॉज करके अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। पौधों की कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। रिक्तिका का जब हम बात कर रहे हैं, जंतु की कोशिकाओं में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। तो ये जंतु और पौधों में के उसमें ये एक डिफरेंस आ जाता है। प्लास्टिड की बात करें तो पौधों के कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं, विभिन्न रंगों के होते हैं। कुछ प्लास्टिड में हरा रंजक उपस्थित होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। हरे रंग के प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट पत्तियों को हरा रंग देता है तथा क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक होता है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने हम इस सेशन में हमने पूरा एक चीज समझी कि किस प्रकार हमारा कोशिका द्रव्य में हमारे अलग अलग कोशिकांग उपस्थित होते हैं और कैसे केंद्रक के अंदर भी और उसके अंदर भी कुछ इम्पोर्टेंट उसके और हमें एक पार्ट्स देखने को मिलते हैं जैसे न्यूक्लियोलस है। फिर हमें पता चलता है कि न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स जीन्स प्रेजेंट होते हैं और जो जीन होते हैं वो अनुवांशिक गुणों को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास करते हैं। तो ये हमारा सेशन आज हम अब यही रोक रहे हैं। अगला सेशन में हम लोग पादप और जंतु कोशिका में क्या डिफरेंस है उसको डिटेल में समझेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय।